So the next topic is redistribution of charges. देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो कंडक्टर लेंगे और दोनों कंडक्टर के अंदर अलग अलग चार्ज होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है और डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस है तो उनको कनेक्ट करने पर क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग स्फेरिकल कंडक्टर विच इज हैविंग सम कैपेसिटेंस। इसकी रेडियस अलग है, अलग मटेरियल का बना हुआ है, इसका कैपेसिटेंस डिफरेंट है। And this is having the charge Q1 and its potential is V1। ये कंडक्टर है जिसमें हमने कुछ चार्ज फिल कर रखा है और उसका कैपेसिटेंस C1 है। कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस चेंज नहीं होगी। तो जब तक शेप और साइज चेंज नहीं होगा कंडक्टर का, तब तक इसके कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज कांस्टेंट। Q1 V1 ये दोनों चेंज हो सकते हैं। चार्ज इसमें इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, और जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। और ये जो कंडक्टर है इसको हमें आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस या मटेरियल के कांटेक्ट में ये ना आए, या अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी चार्ज है फिर वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस किया। सो दिस इज द इंसुलेटिंग स्टैंड। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये फर्स्ट कंडक्टर है। इसी तरह से हमारे पास एक और कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर। सेकंड कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी डिफरेंट है, इट इज हैविंग द कैपेसिटी C2 and some charge is stored on this conductor, that charge is Q2 and due to this charge its potential is V2। और इस चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल V2 है and it is also isolated conductor। ये भी isolated कंडक्टर है, तो इसको भी हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख रखा है ताकि इसका चार्ज खत्म ना हो जाए, डिस्चार्ज ना हो। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट है। अगर मैं इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो वायर के थ्रू कनेक्ट करने पर क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो उस समय पर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इसका सेकंड केस देखिए, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन। जब इसमें हम लोग एक वायर को कनेक्ट करेंगे उस समय पर देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पर कंडक्टर में दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर एंड सेकंड कंडक्टर। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो पोटेंशियल था, इसमें जो भी चार्ज हमने स्टोर कर रखा था उस चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट था, और इसमें जो चार्ज था उस चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट था। तो जैसे ही मैं इनके बीच में एक वायर कनेक्ट करूंगा उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर वायर है, दिस कॉपर वायर इज हैविंग सम रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। यहाँ पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ये क्रिएट करेगा कि ये सेकंड कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो जैसे ही सेकंड कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे इसका चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इसके अंदर 5 कूलम चार्ज है और सेकंड कंडक्टर में 2 कूलम चार्ज है। तो 5 कूलम चार्ज के कारण यहाँ का 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 2 कूलम चार्ज के कारण यहाँ पर 2 वोल्ट पोटेंशियल है। जैसे ही हमने इनके बीच में वायर कनेक्ट की, वायर कनेक्ट करने पर क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चार्ज तो खत्म होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और डिस्चार्ज होते होते डिक्रीज होता जाएगा। ये यहाँ का चार्ज कम होता जा रहा है और इधर का चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कंडक्टर की तरफ जा रहे हैं, सेकंड कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कंडक्टर की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इट इज एट द हायर पोटेंशियल। तो चार्जेस जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें से मूव करके आएंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर गर्म हो जाएगा, ये जो एनर्जी है ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी का डिसिपेशन होगा। तो हमें इस एनर्जी डिसिपेशन को या लॉस ऑफ एनर्जी को भी कैलकुलेट करना है इसमें। लेकिन सबसे पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में लॉस ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट कंडक्टर में जा रहे हैं, तो इसमें डेफिशिएंसी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से यहाँ का चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर 2 कूलम चार्ज था,
अभी यहाँ का चार्ज 2.5 कूलम हो चुका है और इस जगह का चार्ज भी 2.5 कूलम हो चुका है। यहाँ का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट है। बस अब इसके बाद चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट कंडक्टर भी 5 वोल्ट पर है, सेकंड कंडक्टर भी 5 वोल्ट पर है। 5 माइनस 5 करोगे 0 वोल्ट आएगा। तो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो पहले ये जो भी कंडक्टर थे इनके अंदर जितना भी चार्ज था, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ये इसकी सेकंड केस है जब हमने इनके बीच में एक कनेक्शन वायर लगा दी। कनेक्शन वायर लगाते ही चार्जेस का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर से ये अरेंज हुए। अब इस कंडीशन में हम लोग देखिए इसमें ये लिख सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो इस जगह का पोटेंशियल भी V होगा, क्योंकि जब तक सेम पोटेंशियल नहीं होगा दोनों कंडक्टर का तब तक चार्ज क्या होते रहेंगे, फ्लो होते रहेंगे एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में। So both are having at the same potential. Both are at the same potential and this same potential is known as common potential. इसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल के नाम से लिखेंगे। इसके अलावा इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा कम हुआ। अब जो नया चार्ज है उसको मैं Q1 डैश से लिखूंगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे Q2 डैश से। कैपेसिटेंस में क्या चेंज करें, तो आंसर है कैपेसिटेंस सेम रहेगा क्योंकि कंडक्टर का शेप साइज चेंज नहीं हुआ है और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। R इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो जब तक रेडियस चेंज नहीं होगी तब तक कैपेसिटेंस चेंज नहीं होंगी। तो कैपेसिटेंस C1 और C2 ही है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम था, अब इसके अंदर सबसे पहली कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए दोनों कंडीशंस की इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या इक्वेशन बनेगी, तो आंसर है फर्स्ट कंडीशन में यहां पर इक्वेशन बनेगी दैट टोटल चार्ज को किससे लिखा जाएगा, तो आंसर है Q से लिखा जाएगा। फर्स्ट कंडक्टर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, Q1। सेकंड कंडक्टर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, Q2। अच्छा, दोनों में सेम चार्ज कब आ जाएंगे, जैसे इसमें 5 कूलम था, इसमें 2 कूलम था, तो टोटल चार्ज कितना है 7 कूलम। इसमें कितना चार्ज हो जाएगा 3.5 कूलम और इसमें कितना चार्ज हो जाएगा 3.5 कूलम। ये सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब दोनों कंडक्टर की रेडियस सेम होगी। जब दोनों कंडक्टर की रेडियस सेम होगी, सेम कैपेसिटेंस होंगे, तब दोनों में सेम चार्ज स्टोर होगा। अब कनेक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना था, तो आंसर है 7 कूलम। ये 5 कूलम को हम लोग Q1 से लिख रहे हैं और 2 कूलम को हम लोग Q2 से लिख रहे हैं। सो दिस इज द टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन। ये बिफोर कनेक्शन का हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। So here we will write before connection। बिफोर कनेक्शन हम लोग लिखेंगे किसको, टोटल चार्ज को, टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू क्या आएगी, ये फॉर्मूला होता है चार्ज का C इंटू V, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है C1, यहाँ का पोटेंशियल कितना है V1। सो दिस इज द कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1। सेकेंड कंडक्टर का कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल है V2। सो दिस इज द टोटल चार्ज विच इज रिटर्न एज Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। So this is the first equation which is giving the total charge। ये बता रही है total charge। Now we will write the equation after connection। जब दोनों कंडक्टर को हमने कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया, तो कॉपर वायर से कनेक्ट करते ही क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होने पर टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसमें 5 कूलम चार्ज था, इसमें 2 कूलम चार्ज था। फॉर एग्जांपल हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें दोनों कंडक्टर की रेडियस सेम है, तो इसमें 3.5 कूलम चार्ज होगा, इसमें 3.5 कूलम चार्ज होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी टोटल चार्ज 7 कूलम ही रहेगा। तो टोटल चार्ज को तो हम लोग Q से ही लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट कंडक्टर में पहले चार्ज 5 कूलम था, 5 कूलम को Q1 से लिखा था, लेकिन अभी चार्ज 3.5 कूलम है, तो चार्ज बदल चुका है, तो हम इसको Q1 से नहीं लिख सकते। अब हम इसको लिख रहे हैं Q1 डैश से। और दूसरे कंडक्टर में जो चार्ज हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, दैट विल बी Q2 डैश। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। Q1 डैश, इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ, C इंटू V।
क्या करेंगे, कैपेसिटेंस है C1, वोल्टेज कितनी है V, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन रुकेगा ही इसीलिए क्योंकि दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम होंगे, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज कंडक्टर। तो इन दोनों कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो चार्ज ना इधर से इधर मूव करेगा ना इधर से इधर मूव करेगा। So in the second case, they will have the same potential after some time when the charge will rearranged. दोबारा से चार्ज अरेंज हो जाएगा। So first equation is giving the value of total charge. Second equation is also giving the value of total charge. दोनों को इक्वल रख देते हैं, दोनों को इक्वल रखते ही कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। So equation first is equal to equation second. Equation first is equal to equation second. Equation first is, चलो पहले सेकंड वाली लिख देते हैं। सेकंड है C1V प्लस C2V इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन इज C1V प्लस C2V। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है कैपिटल V, कॉमन पोटेंशियल कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पोटेंशियल V C1 प्लस C2। तो हमने V को यहां से कॉमन ले लिया और ये हो गया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कॉमन पोटेंशियल का, कॉमन पोटेंशियल को V से लिखेंगे, हियर दिस विल बी C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय, ये C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बी C1 प्लस C2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल का। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा जब दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो आसान है कैलकुलेशन, बस आपको क्या करना होगा, कनेक्शन से पहले कितना चार्ज है टोटल चार्ज, और कनेक्शन के बाद टोटल चार्ज कितने, दोनों की इक्वेशंस बनानी है और दोनों को इक्वल रखना है। दोनों को इक्वल रखते ही क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं, वो रिजल्ट आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। डेरिवेशन तो अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो रिजल्ट मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो ये हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बना करके रख दिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकेंड कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे। रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल को किससे लिखते हैं, डेल्टा V से, एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों के कंडक्टर में कितना पोटेंशियल चेंज होगा, कितना पोटेंशियल में चेंज आएगा और उसका कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन, इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर से उसी एग्जांपल पे आते हैं। देखिए एग्जांपल क्या था, एग्जांपल ये था कि ये जो कंडक्टर है इसमें पोटेंशियल 10 वोल्ट है और ये जो कंडक्टर है यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। यहाँ पर 5 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है। अभी चार्जेस की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। जब मैंने वायर को कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया और इसको डिस्चार्ज कर दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, 5 वोल्ट हो गया। और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो ये पोटेंशियल 10 से 5 वोल्ट हो जाएगा और ये पोटेंशियल 2 वोल्ट से 5 वोल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों पोटेंशियल में चेंजेस आ रहा है, ये पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, वो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट में जाकर के दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आ चुके हैं और चार्ज फ्लो होना बंद हो चुका है इस कंडक्टर के थ्रू। ओके, अब इसमें कंडीशन ये है कि मैं ये मान रहा हूं कि V1 जो है इज ग्रेटर देन V2। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग ऐसा मान करके इसको सॉल्व करते हैं, लेट potential of the first conductor is greater than potential of the second conductor. So first of all we will calculate change in potential of first conductor, change in potential of first conductor। तो पहले कंडक्टर के पोटेंशियल में कितना चेंज आया, इस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज ऑफ पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर डेल्टा V1। पहले पोटेंशियल कितना था, V1 10 वोल्ट था,
बाद में पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया, और 5 वोल्ट को किससे लिखा जा रहा है, कैपिटल वी से लिखा जा रहा है, कॉमन पोटेंशियल से। तो ये 10 वोल्ट से 5 वोल्ट हो चुका है, तो चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, ये वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी डेल्टा V1, चेंज ऑफ पोटेंशियल इन द फर्स्ट कंडक्टर विल बी V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। एलसीएम आएगा C1 प्लस C2। सो दिस इज द एलसीएम C1 प्लस C2। और इसके बाद में ये C1 प्लस C2 एलसीएम तो आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस, ये देखो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ये भी माइनस का हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। अब इसमें से जो जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे, ये C1 V1 कैंसिल हो रहा है, और इस फॉर्मूला में क्या बचेगा, इस फॉर्मूला में बचेगा C2 V1 प्लस नॉट प्लस माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है C2 कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से C2 कॉमन आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल इन द फर्स्ट कंडक्टर विल बी C2 V1 माइनस V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब इस फॉर्मूला में कॉमन पोटेंशियल नाम की कुछ चीज नहीं, कोई भी क्वांटिटी नहीं आ रही है। अगर आपको ये पता करना है कि फर्स्ट कंडक्टर में पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैपेसिटेंस पता होना चाहिए दोनों कंडक्टर के, और दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो दोनों कंडक्टर के कैपेसिटेंस और दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आप ये बता सकते हो कि इसके पोटेंशियल में कितना चेंज आने वाला है। तो कैलकुलेशन अब हमें प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट बता सकते हैं, बस आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। सिमिलरली अब पूरा कैलकुलेशन में करके नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट लिखता हूं मैं। सिमिलरली ये फर्स्ट कंडक्टर में था, सेकंड कंडक्टर में क्या चेंज आएगा देखिए। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल इन सेकंड कंडक्टर, तो यहां लिखेंगे डेल्टा V2, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है, कितने वोल्ट से, 2 वोल्ट से, तो पहले 5 वोल्ट लिखेंगे ना। चेंज बताना है, ये नहीं बताना कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, सिर्फ ये बताना है कि कितना चेंज आया। तो चेंज बताने के लिए हम पहले बड़ी क्वांटिटी को लिखेंगे, माइनस में छोटी क्वांटिटी लिखेंगे। सो दिस विल बी V माइनस V2। 5 वोल्ट पोटेंशियल हो चुका है, पहले कितना था, 2 वोल्ट था, तो 3 वोल्ट का चेंज आ रहा है, तो इससे कैलकुलेट करेंगे। अब V की वैल्यू पुट करेंगे, ये रहा कॉमन पोटेंशियल, यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला में कुछ खास चेंज नहीं आएगा, बस C1 की जगह पर क्या हो जाएगा, C2 की जगह पर क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल, फर्स्ट कंडक्टर के पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में C2 आता है, और सेकंड कंडक्टर का जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है उस फॉर्मूला में आ जाएगा C1। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सो दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल इन द सेकंड कंडक्टर। तो फर्स्ट कंडक्टर में ये पोटेंशियल चेंज होगा, सेकंड कंडक्टर के पोटेंशियल में इतना चेंज आएगा। इसमें भी क्या पता होना चाहिए, इसमें भी आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल पता होना चाहिए। दोनों वैल्यू पुट करते करते ही हम बता देंगे कि इसका पोटेंशियल कितना बदलेगा जब हम इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे दोनों कंडक्टर को। ओके, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं। ये फॉर्मूला तो हमने बना लिए चेंज ऑफ पोटेंशियल के। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमने Q1 टोटल चार्ज वाले को दी थी, ये कॉमन पोटेंशियल थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है फोर्थ इक्वेशन, और सेकंड कंडक्टर के जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है फिफ्थ इक्वेशन। तो 5 इक्वेशन अभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सिक्स्थ इक्वेशन बनाते हैं, और सिक्स्थ इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रिलेशन बनाना है किसमें, चेंज पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में, चेंज इन पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में। सो हियर वी विल राइट इक्वेशन 4 डिवाइड बाय 5। इक्वेशन 4 को डिवाइड करने वाले हम लोग 5 से। तो इक्वेशन 4 क्या कहते हैं, इक्वेशन 4 कहती है डेल्टा V1, इक्वेशन 5 कहती है डेल्टा V2। डेल्टा V1 की वैल्यू क्या है,
दिस वैल्यू इज C2 V1 minus V2 divide by C1 plus C2 and divide by C1 V1 minus V2 divide by C1 plus C2। तो कैंसिल हो जाएंगे, C1 plus C2 C1 plus C2 V1 minus V2 V1 minus V2। अब क्या बचा यहाँ पे बचा C2 डिवाइड बाय 1 एंड C1 डिवाइड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी C2 अपॉन 1 इंटू C1 अपॉन 1। ये C1 C2 ये तो मल्टीप्लाई में आ जाए, मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए। ओके ये डिवाइड में ही रहेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी C1 C2 अपॉन 1 एंड हियर इट विल बी 1 अपॉन C1। ये इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसका 1 अपॉन C1 आ गया। तो क्या इक्वेशन बनेगी, दिस इक्वेशन इज डेल्टा V1 डिवाइड बाय डेल्टा V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, यहां पर तो लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल इन द फर्स्ट कंडक्टर एंड चेंज इन पोटेंशियल इन द सेकंड कंडक्टर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ तो लिखा हुआ है 1 और डिवाइड बाय 2, यहाँ लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 1, मतलब कि रेसिप्रोकल। तो इस इक्वेशन से ये समझ आता है दैट चेंज इन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द कैपेसिटेंस। चेंज इन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द कैपेसिटेंस। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके पोटेंशियल में कम चेंज आएगा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके पोटेंशियल में बहुत कम चेंज आएगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम है, जिस कंडक्टर का कैपेसिटेंस मान लो इसका कैपेसिटेंस कम है, अगर इसका कैपेसिटेंस कम है तो हम बोलेंगे कि इसके पोटेंशियल में ज्यादा चेंज होगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बस ये आपको याद रखना है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके पोटेंशियल में कम चेंज आता है। ऑब्वियसली कम चेंज आएगा क्योंकि वो इजीली चार्ज को स्टोर कर सकता है अगर उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, और उसके पोटेंशियल में कुछ खास चेंज नहीं आएगा फिर चार्ज स्टोर करने पर अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो। ओके तो ये इसका एक डेरिवेशन था। अब हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी की, कि जब हम इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी में कितना लॉस होता है।